हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैंने सामाजिक अध्ययन एसएसटी के कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, पीवाईक्यूज हैं। सीटेट देखिए, पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की, दोनों के लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट के एग्जाम को अब आपके ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, 18-20 दिन का समय है, उसी में आपको तैयारी करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा उसको तैयार करिए। आज यहाँ पर मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। एग्जाम में देखिए, जो एसएसटी वाले क्वेश्चन होते हैं आपके 31 से 90 तक होते हैं। कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और कहूँगी कि अगर आपको सीटेट का पेपर देना हो, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, तो किसी भी प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत पड़िए। बस पुराने जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा उसको नोट करिए और तैयार करिए। आप आराम से सीटेट क्लियर कर लेंगे। तो आज यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 2019 का पेपर है ये, दिसंबर का। इसको सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन सीटेट वाले बना लेते हैं वैसे और कोई नहीं बना पाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्स पर्वत है? हिमालय पर्वत, अप्लेसियस पर्वत, यूराल पर्वत या वासजस पर्वत? राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा वासजस पर्वत। जो होता है भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण होता है। अब देखिए, भ्रंशोत्स पर्वत जो होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि भ्रंशोत्स पर्वत को ही ब्लाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही में जब पृथ्वी की ऊपरी सतह में भ्रंश के द्वारा जो भूभाग होता है ऊपर उठ जाता है, तो उसी के द्वारा इस भ्रंशोत्स पर्वत का उद्गार निर्माण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बाकी देखिए, हिमालय पर्वत जो है वो आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन देखिए कह रहा है, कथन ए और कथन बी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, दोनों ही कथन सही हैं, कथन ए और कथन बी। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है देखिए, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। साथ ही में अपने अक्ष पर भी ये चक्कर 27 पूरा करता है। दोनों ही परिक्रमण और घूर्णन काल इसका सेम ही होता है, 27 दिन ही। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी दोनों सही हैं और ए बी की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, एग्जाम में कथन वाले क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। तो क्या यहाँ पर कह रहा है कि अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल देखिए, सही बात है। अग्नेय और अवसादी सेलें जो होती हैं उन्हीं का जब उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बी कह रहा है यहाँ पर, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल मैग्मा बनाते हैं। तो ये भी देखिए सही बात है। द्रवित मैग्मा से ही आपकी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। पूरा वही प्रक्रिया चलती है। आग्नेय से देखिए अवसादी बनी, अवसादी से ये कायांतरित बनती हैं और फिर कायांतरित चट्टानें जो होती हैं द्रवित मैग्मा के रूप में बनती हैं और फिर से उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये भी देखिए। नेक्स्ट है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। ये भी देखिए सही बात है। संगमरमर जो होता है एक प्रकार की कायांतरित सेल होती है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो ए बी सी पर सही हैं। देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत पे आने में जल उठते हैं? तो देखिए, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि उल्कापिंड जो होते हैं जब अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो अंतरिक्ष से प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में आने पर ही जलने लगते हैं। तो किस मंडल में आने पर जलने लगते हैं? तो देखिए, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्यमंडल में आते ही वो उल्कापिंड जलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों से घर की पास बसावट से, एक छोटे के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। इसका देखिए आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऋतु प्रवास जो होता है लोगों के आवागमन से जुड़ा होता है। ऋतु के कारण इसमें प्रवास होता है। जो लोग होते हैं वो अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जब ऋतुएं बदलती हैं, मतलब उनके वहाँ पर रहने योग्य जलवायु चेंज हो जाती है, तो उसी के कारण क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है, जलवायु दशाओं के बदलने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्थायी पौनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया है, देखिए यहाँ पर, ये पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बिल्कुल देखिए सही बात है, ये स्थायी पौने जो होती हैं वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पश्चिम एवं पूर्वी पौने इनके उदाहरण हैं, तो देखिए ये भी सही है। इस पौनों के उदाहरण होते हैं पश्चिमी पौने और पूर्वी, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों सही किस ऑप्शन में है, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। तो देखिए ब्राज़ील में लानोस नामक घास पाई जाती है और वेनेजुएला में लानोस नामक घास पाई जाती है। तो किसके उदाहरण है, देखिए यहाँ पर कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के या भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो ये जो उदाहरण है देखिए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के हैं। राइट आंसर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है, देखिए जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो देखिए ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जलवायु जो होती है वो किसी भी एक स्थान पर लंबे समय की मौसम की जो स्थितियां होती हैं वो जलवायु होती है। बाकी अगर यहाँ पर होता कि मौसम वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तो मौसम बदलता रहता है, बल्कि जलवायु नहीं बदलती, बल्कि लंबे समय की स्थिति निकाली जाती है और उसी को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो देखिए यह भी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी स्थान की जलवायु को माना जाए तो उसकी ऊंचाई उच्चावत के साथ ही पवन की दिशा, किधर हवा चल रही है, समुद्र से उसकी दूरी क्या है, वर्षा पर भी देखिए निर्भर करती है। तो इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है कि यहाँ पर कह रहा है केवल उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि और भी कई सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें। ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के बताए थे मैंने, परंपरागत और गैर परंपरागत। और देखिए ये कह रहा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसके ये यहाँ पर स्रोत बताए गए हैं, बायोगैस के, प्राकृतिक गैस के, भूतापी ऊर्जा के या मोम के। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक गैस के ये ऊर्जा के स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस जो होती है यह पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ पाई जाती है। साथ ही में जब पेट्रोलियम अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तब ये मुक्त होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, साथ ही में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है, अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में या एशिया में? इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। शोध संस्थान मैत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है। साथ ही में इसका निर्माण 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? अब खनिज के संदर्भ में यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट कह रहा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। बिल्कुल देखिए सही बात है, रूप से ही खनिज का निर्माण होता है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से निर्मित होते हैं, ये भी देखिए सही है। नेक्स्ट कह रहा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो देखिए खनिज के 2 प्रकार मैंने बताए थे, धात्विक और अधात्विक। खनिज अधात्विक ही नहीं होते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर देखिए ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है और इधर 5 ऑप्शन है, इनसे आपको मिलान करना है। तो देखिए अगर नर्मदा घाटी की बात, तो नर्मदा घाटी में मनुष्य का जो स्टार्टिंग वाला साक्ष्य मिला था, नर्मदा घाटी का संबंध है आखेट और काल से, संग्राहक काल से। वज्जी की बात की जाए तो देखिए वज्जी का संबंध है यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र था वज्जी जो था। गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी की देखिए बात की जाए तो गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर विकसित हुए थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो प्रथम नगर देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो, पढ़ाई है आपने, तो इनका विकास हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। ए का देखिए 2 हो जाएगा, बी का 1, 2, 1, 5, 3 और 4, 2, 1, 5, 3, 4 देखिए किस ऑप्शन में है, 2, 1, 5, 3, 4। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं।
कथन ए क्या कह रहा है? हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो देखिए, ये जो विभाजन था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश का, ये अंग्रेज इतिहासकारों ने किया था भारत का। लेकिन इसके आधार पर भारत की जो संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, उसकी उपेक्षा होती है, उसके आधार पर यहाँ पर इन्होंने भारत को नहीं बांटा था। तो यहाँ पर देखिए, ये सही नहीं माना जाएगा। इससे भारत की जो अपार विविधता थी उसकी उपेक्षा होती है। केवल हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश से ही सारी जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका गलत हो जाएगा। बी की बात करें, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये देखिए, यहाँ पर सही कह रहा है, क्योंकि लंबी समयावधि के आधार पर बांटने की बात तो सही है कि लंबी समयावधि में जो जो चीज़ें थी उसके आधार पर बांटा जाए, लेकिन पहले के टाइम का देखिए कुछ ज़्यादा लिखा हुआ भी नहीं मिलता है, तो उसके आधार पर तिथियों और काल का विभाजन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, समस्यात्मक है। तो यहाँ पर देखिए, केवल बी आपका सही है और ए गलत है। राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ए गलत है और केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। कथन ए कह रहा है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। देखिए, यहाँ पर 19वीं सदी की है, तो 19वीं सदी में होता क्या था कि भारतीय कलाकार थे वो एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, जिसमें पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, भारतीय जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण करते थे वो लोग, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिससे उनका उपहास किया गया, साथ ही में उनके शौकों का मजाक उड़ाया गया और औरतों को घर से ना निकलने की सलाह दी गई। तो देखिए, सही बात यहाँ पर कही गई है। बी कह रहा है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी देखिए यहाँ पर सही बात है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे चित्रों का भी निर्माण किया गया जिसमें राष्ट्रवादी भावनाएं मुखर हुई, मतलब राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित हुई और साथ ही में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमानस को उद्वेलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी दोनों सही हैं। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए कि ए बी की सही व्याख्या करता है कि नहीं, तो देखिए दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इसमें व्याख्या करने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए की व्याख्या बी नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कह रहा है, देखिए, कांगड़ा शैली का चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकारी। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो माना जा सकता है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। भीमबेटका नाम सुना होगा आपने, भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में ही है, इससे बहुत सारी की सामग्रियां प्राप्त हुई हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मतलब यही हुआ कि इससे बहुत सारे प्राथमिक स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश काल की बात की गई है, तो ब्रिटिश काल में बच्चों को कब पढ़ाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ब्रिटिश काल से देखिए पहले की बात की गई है, तो ब्रिटिश काल से पहले कोई भी निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं होते थे। यहाँ पर मौलवियों या पंडितों के द्वारा उनके निवास स्थान पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। साथ ही में साल भर पढ़ाते थे, लेकिन जब फसल कटाई का समय आ जाता था तो उस समय उनको नहीं पढ़ाया जाता था, फसल काटने का टाइम दिया जाता था। तो राइट आंसर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन ए और बी 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। कथन ए कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो यहाँ पर देखिए, अगर 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है।
कहाँ के लोगों को यह बोध कराया गया, तो देखिए यूरोप राष्ट्र के राज्यों के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा का जो होता है अपना महत्व होता है, साथ ही में प्रत्येक भाषी जो होते हैं समुदाय का एक अलग राष्ट्र है। तो इसी आधार पर जर्मनी और इटली जैसे देशों का एकीकरण भी किया गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर बी होगा। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बस राइट होगा, ए गलत है और बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य है, BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा या बिफोर कंटिपररी एरा। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया था, BCE का आपका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि बुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए कल भी मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी शुतुरमुर्ग से संबंधित क्वेश्चन आया था, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार क्वेश्चन बन रहा है इससे। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो देखिए शुतुरमुर्ग का जो उल्लेख मिला है पुरा पाषाण युग में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं काफ़ी मात्रा में। साथ ही में कुछ ऐसे अंडे भी मिले हैं जिन पर चित्रांकन भी होता था और इन से मनके भी बनाए जाते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बार बार क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः नदियाँ सूख गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है कि देखिए अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग मत है उनका। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, कुछ लोग मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, कुछ लोग मानते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी और कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक बारीकी से ये चीज़ देखिए कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आ गई, बल्कि सभ्यता के कुछ क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, ये कुछ लोगों का मानना है। तो यहाँ पर इसे छोड़ के बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे, A, B, D। कितना बारीकी से देखिए अंतर है यहाँ पर, A, B, D। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म का देखिए 2 शाखाओं में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। यहाँ पर महायान की बात की गई है। महायान मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो देखिए महायान की बात की गई है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, मैंने आपको बता ही दिया, हीनयान और महायान। उन्हीं में से एक है आपका महायान। महायान में देखिए संकेतों और प्रतीकों का उपयोग नहीं होता था, बल्कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। साथ ही में इस शाखा में ऐसे प्राणी थे जो निर्वाण पा चुके थे, उन्हें बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया था। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया। तो देखिए जो निर्वाण पा चुके थे उनको बोधिसत्व के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। ऑप्शन नंबर बी है, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। तो देखिए खिलजी और तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो गंगा के मैदानी इलाके जो थे, घने जंगल वाले क्षेत्र थे, उनको भेदना या बैठना सुल्तान की जो सेनाएं थी वो अक्षम थी, उनको वो नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर बैठा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाएँ। तो देखिए ये भी गलत बात है। जोर ज़बरदस्ती करके अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह कुछ ही समय तक टिक पाता था, ज़्यादा समय तक वो लोग नहीं रख पाते थे। तो ये भी गलत है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली सल्तनत जो था देखिए अधिकार तो काफ़ी क्षेत्र में उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर भी इतना अधिकार नहीं कर पाए थे कि दिल्ली से बंगाल तक के सुदूर प्रांतों में भी नियंत्रण वो कर पाएँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों के इतिहास के अनुसार इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जनजातियों से संबंधित है। देखिए समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातियां समूहों में लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातियों लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है।
जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने कम जानकारी दी है। साथ ही में जनजातीय जो लोग थे मौखिक परंपराओं का उल्लेख करते थे, जिससे जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी है उनसे कुछ जानकारी मिलती है, उनको भी मौखिक परंपराएं भी उनकी चालू हैं। लिखित ये लोग कुछ नहीं रखते थे, जिसके कारण ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। एक दूसरे पर अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर रहते थे। अभी जनजाति वाला चैप्टर एक ही 2 दिन पहले हुआ था, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर देखिए गलत पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, क्योंकि लिखित दस्तावेज इन्होंने नहीं रखा था। नेक्स्ट है 1857 के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था। 1857 का विद्रोह बहुत ही बड़ा विद्रोह था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। किस प्रकार नियंत्रण को समेकित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों पर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यही देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन और भी आगे मैं बता दूंगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकार दे दिए थे, ताकि जो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे, ताकि जो भारतीय मामलों को है एक शासन के अधीन ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। उन्होंने किसानों और भूमिहीनों की रक्षा के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई थी, और ना ही भारतीयों के संपत्ति अधिकार की सुरक्षा करना उनका ध्येय था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। अभी ये चैप्टर आपका आया नहीं है, आगे आएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को। अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करना, तो देखिए ये नहीं कारण था। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से असफल हो गया था। तो इसका कारण यही था, इसके नियंत्रण को समेकित किया था अंग्रेज़ों ने। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, बिल्कुल देखिए सही बात है। यहाँ पर पूछ रहा है विशेषता नहीं है। जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका जो चुनाव होता है, प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, उसमें प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता का मतदान का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर तो पूछ रहा है विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो देखिए जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है, बल्कि जनता जो होता है वो जनप्रतिनिधियों का चयन करता है, प्रतिनिधियों का, और उसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधि लोकतंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए जनता जो होता है प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती, बल्कि जनता की सहभागिता तो होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को या हिमाचल प्रदेश को। तो देखिए भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है उसी को कहा जाता है छोटा तिब्बत, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख। नेक्स्ट है भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। सबसे पहले तो देखिए अपील शब्द का अर्थ समझ लीजिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। अपील शब्द का अर्थ ये होता है कि जो किसी मामले को जब किसी निचली अदालत से किसी ऊपरी अदालत पर इस नज़रिए के साथ ले जाया जाता है कि जो निचली अदालत में फैसला सुनाया गया है वो माने जाने योग्य है या नहीं है। तो उसके बाद जैसे हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात ले लीजिए, आपका निचली अदालत हो गया और सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ा अदालत हो गया। तो हाई कोर्ट में जब किसी फैसले को सुनाया गया, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं वो उसको सुप्रीम कोर्ट पे ले जाएं, तो वही आपका हो जाता है अपील। मतलब उन्होंने अपील किया कि वहाँ पर जो निर्णय सुनाया गया वो माने जाने योग्य है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो देखिए राइट आंसर यही हो जाएगा आपका। अपील प्रणाली जो होती है यही होती है कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए यहाँ पर न्यायालय के खिलाफ आप उच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं कर सकते निचली न्यायालय में, बल्कि निचली न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। भारत के देखिए निचला वाला जो हिस्सा है पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, ऐसे ऐसे इसका जो चित्र है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है इसी में
ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है गंगा और यमुना के उत्तरी मैदान में है। नेक्स्ट कह रहा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ये भी सही है, उत्तर और पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है। यह लौह और यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा में इस प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। ये भी सही है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पर यही आपका गलत है और यही हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है इसमें कृष्णा, कावेरी और महानदी, गोदावरी जैसी नदियाँ तो हैं, लेकिन इनका जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से है, बाकी ये बहती पूरब की ओर है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं, ये पूरब की ओर बहने वाली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है देखिए, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए जब मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाया था तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, यहाँ पर राइट आंसर आपका यही होगा। अफ्रीका के बारे में केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों व्रत होकर गुजरते हैं, कर्क, विषुवत और मकर, तीनों व्रत होकर यहाँ से देखिए गुजरते हैं। राइट आंसर यही हो जाएगा। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस महाद्वीप में नहीं है। इस महाद्वीप में आपका सहारा मरुस्थल है जो बहुत ही गर्म मरुस्थल है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो देखिए यूराल पर्वत जो है जो इसे नहीं बल्कि यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। बी कह रहा है पवन अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन जो होती हैं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती हैं। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती हैं। तो देखिए भारत का जो निचला वाला हिस्सा है इधर आपका तमिलनाडु है और यहीं पर आपका क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात की गई है। बाकी अगर भारत के पूर्वी वाले हिस्से से जब पवनें आती हैं तो बंगाल की खाड़ी में ऐसे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेती हैं और उसके बाद ऐसे टकराकर ये तमिलनाडु के तट से और साथ ही में आंध्र प्रदेश के तट से भारी वर्षा करती हैं शरद ऋतु में। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पवन जो होती हैं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और इन तटों से टकराकर वहाँ पर वर्षा करती हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। 30 क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको और करवा सकूँ एग्ज़ाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।